जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का ये क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर माइनर है। पेपर का नाम है इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, ध्यान रखेंगे पेपर का नाम है इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। माइनर पेपर है सोशियोलॉजी बीए थर्ड सेमेस्टर 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। आज ही आप लोगों का एग्ज़ाम लगा हुआ है, इसलिए इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन थे। 100 में से कुछ ही क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर पाया है। ठीक है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि आज कल ही आप लोग 9 बजे रात को आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर भेजा, तो इसे रात भर मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, 2:30 बजे मैं उठ गया था रात को, और रात को भी मैंने कुछ सॉल्व किया है। तो ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मैंने सॉल्व नहीं किया है। जो भी मैंने सॉल्व किया मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, और जो नहीं सॉल्व किया है मैंने उसको भी दिखा दूँगा ताकि आप लोग उसको अच्छे से देख सकें। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भारत के पूर्व में यानी पूरब में हिंदुओं का इनमें से कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थल है? तो जगन्नाथपुरी है। डी ऑप्शन आपका राइट है, जो आपका ओडिशा में पड़ता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें क्या पूछा है, निम्नांकित में से कौन एक 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो देखिए, जो कबीरदास जी हैं ये भक्ति आंदोलन के संत थे। ठीक है, ये 19वीं सदी के समाज सुधारी आंदोलन से संबंधित नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर दूसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया है भारत में मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस नए धर्म की स्थापना हुई? तो सिख धर्म की हुई थी, क्योंकि ये 15वीं शताब्दी में हुई थी सिख धर्म की स्थापना लगभग। तो ध्यान रखेंगे, बाकी जो पारसी धर्म है बहुत ही प्राचीन धर्म है, यहूदी धर्म भी प्राचीन धर्म है, शैव धर्म हमारे हिंदू धर्म से संबंधित है, जो ये भी प्राचीन धर्म से ही संबंधित है। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है, ब्रिटिश शासनकाल में भारत की एकता का आधार था? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। डी ऑप्शन आपका राइट है, नेशनल इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है, देखिए भारत के सुदूर पश्चिम में हिंदुओं का कौन सा तीर्थ स्थल है? ठीक है, सुदूर यानी पश्चिम में, वहाँ पूरब पूछा था, यहाँ पश्चिम पूछ रहा है कि पश्चिम में हिंदुओं का कौन सा तीर्थ स्थल है? तो पश्चिम में द्वारिकापुरी है। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 5वें का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, जब कोई समुदाय संस्कृति धर्म क्षेत्र या भाषा के आधार पर अपने को दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने का प्रयत्न करता है, तब इस भावना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निरय जातीय केंद्रवाद कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 7 क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में अब तक कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, 22 भाषाओं को। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले अच्छा, आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए इस क्वेश्चन पेपर को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के व्हाट्सएप पर, ताकि वो भी अपने एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर जरूर देख लें। ठीक है, चले पूछा गया है, देखें 19वीं शताब्दी में किसने बंगाल में समाज सुधार आंदोलन आरंभ किया? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 8वें का। ठीक है, अच्छा एग्जाम के बाद आप लोग इसी नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा, ताकि मैं इसका आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, 7607574584 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन पेपर, कोई भी क्वेश्चन पेपर होगा आप लोग सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चले पूछा गया है, देखें आर्य समाज का संस्थापक कौन था? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, और इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हमारे देश का नाम भारत किस महान सम्राट के नाम से संबंधित है? तो ये भरत के नाम से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अगर आप लोगों का एग्जाम जैसे एक हफ्ता बाद है माइनर का, तो जो मैंने आपको मोबाइल नंबर दिया है व्हाट्सअप नंबर, उसी पर अपना क्वेश्चन पेपर भेज दिया कीजिए, एक हफ्ते पहले मैं तैयारी करा दूंगा आपका। ठीक है, चले भारतीय समाज की विविधता के कारण इसे किस तरह का समाज कहा जाता है? तो इसे बहुजन समाज कहा जाता है। ठीक है, प्लूरल सोसाइटी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के समय भारत की जनसंख्या क्या थी? तो उस समय भारत की जो जनसंख्या थी लगभग 1 to 1 यानी 121 करोड़ थी। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 12 का।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, देखिए भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के जनसंख्या में निम्नांकित में से किस एक प्रजाति स्कंद की विशेषताएं अधिक है। तो यहाँ पर देखें इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 13 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, हिंदू धर्मशास्त्रों द्वारा विवाह के किस उद्देश्य को मान्यता दी गई है। तो पुत्र का जन्म, ठीक है, पहले तो विवाह आपका धर्मशास्त्रों के द्वारा विवाह जो है विवाह के उद्देश्य को मान्यता दी गई है, तो पहले विवाह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पुत्र के जन्म को मान्यता दी गई है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 14 का, यानी 14 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें हिंदुओं में आज विवाह के किस स्वरूप का प्रचलन सबसे अधिक है। ब्रह्म विवाह का प्रचलन है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है, देखिए जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे क्योंकि आज ही आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा हिंदू विवाह का एक परंपरागत स्वरूप है। तो हिंदू विवाह का देखें इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 16 का, ठीक है। ध्यान रखेंगे हिंदू विवाह में आपके 8 प्रकार के विवाह होते हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया है, वह नियम जिसके अनुसार किसी हिंदू को, ठीक है, अपने गोत्र, पिंड तथा प्रवर के अंदर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती है उसका नाम है, तो उसका नाम बहिर्विवाह है, ठीक है। सीधे सीधे समझ लीजिए, अगर आप अपने समाज के अंदर शादी नहीं कर रहे हैं, अपने गोत्र के अंदर शादी नहीं कर रहे हैं, अपने जात के अंदर शादी नहीं कर रहे हैं, तो उसे बहिर्विवाह कहा जाता है। यानी आप अपने जाति से हट करके, धर्म से हट करके, अपने गोत्र से हट करके दूसरे से शादी करते हैं तो उसे बहिर्विवाह कहा जाता है, ठीक है। चलें देखिए आसान भाषा में समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लड़की का विवाह अपने से निम्न जाति यानी छोटी जाति वाली, ठीक है, परिस्थिति वाले लड़के से होता है तो इसे कहा जाता है, तो इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। सीधे सीधे आप समझिए, यदि कोई अमीर लड़की है किसी गरीब लड़के से शादी कर रही है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं, ठीक है। यदि कोई अमीर लड़का है किसी गरीब लड़की से शादी कर रही है तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, इस तरह से अगर आप समझेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अगर कोई अमीर लड़की एक गरीब लड़के से शादी कर रही है तो प्रतिलोम विवाह, अगर कोई लड़का अमीर है वो गरीब लड़की से शादी कर रहा है तो अनुलोम विवाह, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है आपका, निम्नांकित में से हिंदू विवाह के किस स्वरूप में वधू मूल्य को भुगतान एक प्रथा के रूप में किया जाता है। तो यह असुर विवाह में किया जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, अंतर विवाह का अर्थ है। अंतर विवाह का मतलब क्या होता है, अपनी जाति के अंदर विवाह करना, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा है, देखें निम्नांकित में से अनुष्ठानों का कौन सा सेट हिंदू विवाह से संबंधित है। तो देखें इसमें कन्यादान है, ठीक है, पाणी ग्रहण है, लाजा होम है और सप्तपदी है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सा सेट हिंदू विवाह के स्वरूपों को सही रूप से दर्शाता है। तो यह आपका ब्रह्म, अर्ष, असुर और राक्षस, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। 8 प्रकार के मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये कॉमन क्वेश्चन है, आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो जो 8 विवाह हैं हिंदू धर्म में, इसको अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। हिंदुओं में प्रतिलोम विवाह का अर्थ है, अभी ऊपर आपने इसके बारे में पढ़ा, जब कोई स्त्री, ठीक है, अपने से निम्न जाति के पुरुष से विवाह करती है तो वो क्या है, प्रतिलोम विवाह होता है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। मैंने आपको समझाने के लिए कहा था कि कोई अमीर लड़की है वो गरीब लड़के से शादी कर रही है तो वो प्रतिलोम विवाह है, यानी कोई स्त्री है अपने से निम्न जाति के पुरुष से शादी कर रही है तो वो प्रतिलोम है, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा ऐसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ब्रह्म विवाह की प्रक्रिया से संबंधित सबसे अंतिम अनुष्ठान क्या है। ब्रह्म विवाह हिंदू विवाह होता है, ठीक है, सबसे प्रचलित विवाह है। तो इस प्रक्रिया में सबसे संबंधित जो सबसे अंतिम अनुष्ठान होता है इसमें कन्यादान होता है, ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम विवाह एक रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, धार्मिक समझौता होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 25 का।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नांकित में से मुस्लिम विवाह से संबंधित निषेध क्या है। देखिए इसका राइट आंसर बुक में नहीं मिल पाया, इंटरनेट से मैंने खोजा है। घनिष्ठ नातेदारों के बीच विवाह पर प्रतिबंध होता है इनमें, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अभी इसका बुक में नहीं मिल पाया मुझे, ठीक है। बाकी इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, ठीक है। देखिए मुसलमानों में परंपरागत अस्थाई विवाह, क्या कह रहा है, अस्थाई विवाह का नाम है। तो मुसलमानों में जो अस्थाई परंपरागत विवाह होता है इसे मुताह विवाह कहते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 27 का। प्रश्न नंबर 28 आपसे पूछा है, मुसलमानों में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम है। तो इसे मुबारात कहते हैं, ठीक है। अगर पति पत्नी सहमत हैं मुस्लिम धर्म में और वो तलाक ले रहे हैं तो उसे मुबारात कहते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 28 का। चलिए प्रश्न नंबर 29 क्या है, देखिए 29 नंबर पूछा गया है कि भारत में मुस्लिम महिला, ठीक है, यानी विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो ये पारित हुआ था 2019 में। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 29 का। चलिए प्रश्न नंबर 30 आपसे पूछा गया है, देखें ईसाई विवाह के लिए निम्नांकित में से किस चर्च को अधिक महत्व दिया जाता है। तो कैथोलिक चर्च को। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सी वर्तमान ईसाई विवाह की मुख्य विशेषता है। तो ईसाई विवाह की मुख्य व्यवस्था है, देखें ये भी बुक में नहीं मिल पाया है तो ध्यान रखेंगे, इंटरनेट से मैंने खोजा है। इंडिविजुअल फ्रीडम होता है इसमें, व्यक्तित्व स्वतंत्रता, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। और इसमें ये कैथोलिक नियमों का पालन भी करते हैं, तो हो सकता है इसमें डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ मुख्य विशेषता पूछा है तो ये भी हो सकता है कि बी भी आपका राइट हो सकता है, ठीक है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखेंगे। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उसका राइट आंसर क्या मान सकती है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैसे यहाँ पर देखा जाए तो 100% आपका डी होना करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो ईसाई होते हैं वो कैथोलिक नियमों का ही पालन करते हैं, कैथोलिक चर्च को ही मानते हैं, ठीक है। और उनमें इंडिविजुअल फ्रीडम होता है, स्वतंत्रता भी होती है, ठीक है। आर्थिक लाभ भी हो सकता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 32 आपको पूछा गया, हो जनजाति में हरण विवाह, क्या कह रहा है, हरण विवाह को किस नाम से संबोधित किया जाता है। यानी हो जनजाति में जो हरण विवाह है इसको किस नाम से बुलाया जाता है। तो इसको ओपोर तीपी के नाम से बुलाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कह रहा है कि 2021 ईस्वी में भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने आत्महत्या कम की थी, यह कथन सत्य है। बिल्कुल सत्य है। देखें पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने आत्महत्या कम की थी, ठीक है। यानी पुरुषों ने आत्महत्या ज़्यादा की थी 2021 में, 1,21,000 के करीब था। और जो महिलाएं थी वो 45 के करीब थी, 45,000, ठीक है। और जो पुरुष थे ये लाखों में इनकी संख्या थी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये राइट आंसर आपका। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के कारण संयुक्त परिवार का रूपांतरण किस रूप में हुआ। तो केंद्रक परिवार के रूप में, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली में। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 34 का। चले यहाँ से कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे हैं दोस्तों जो मैंने आपको नहीं बताए हैं, केवल उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने बताया है जो मुझे लगता है कि आपके एग्जाम में आ सकता है 100%, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने जो क्वेश्चन पेपर देखा है, मुझे जो मैंने लगातार कई सालों से पढ़ाया है, मुझे लगता है इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपको बताया है। बाकी मैंने आपको नहीं बताया है क्योंकि समय का भी अभाव है, आज ही आप लोगों का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ऐसे में मैं ये क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से इसे देख लीजिएगा, हो सकता है आपका दोपहर में एग्जाम हो, ठीक है। चलें तो ध्यान रखेंगे प्रश्न नंबर 35 का मैंने आपका नहीं बताया है। चलें जो मैंने नहीं बताया है उसे भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, या तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे हैं मैंने उसी को इस क्लास में आगे आपको बताया हुआ है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि भारत में आय असमानता, भारत में जो इनकम की इन इक्वालिटीज़ है उसका प्रमुख कारण क्या नहीं है। तो देखें भूमि का असमान वितरण ये आय असमानता का प्रमुख कारण है, ठीक है। क्या नहीं है, तो उपजाऊ भूमि का अभाव जो है
आय असमानता का प्रमुख कारण नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में 1981 से लेकर के सन 2000 तक वास्तव में गरीबी बढ़ी है? तो ये उप सहारा अफ्रीका में बढ़ी है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 40 का। चलिए प्रश्न नंबर 41 क्या है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। इनमें से कौन सा भारत में गरीबी का कारण नहीं है? ठीक है, भारत में गरीबी का कारण नहीं है। तो देखें, भूमि का असमान जो वितरण है ये भारत में गरीबी का कारण नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है देख लीजिए, अभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे, भारत में आय असमानता का प्रमुख कारण क्या नहीं है? उपजाऊ भूमि का अभाव। ठीक है, और यहाँ इस क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है कि भारत में गरीबी का कारण नहीं है। तो गरीबी का कारण क्या नहीं है? तो भूमि का असमान वितरण। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाकी आर्थिक विकास का निम्न स्तर है, इससे भी गरीबी होगी। ग्रामीण से शहरी भारत में लोगों का प्रवासन भी ये गरीबी का ही कारण है। आय असमानता है, ठीक है, इनकम इनइक्वालिटीज़ है, ये भी गरीबी का कारण है। लेकिन भूमि का असमान वितरण गरीबी का कारण नहीं हो सकता है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। नरेगा किस वर्ष लागू किया गया था? तो जो नरेगा है ये सन 2005 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, गरीबों में सबसे गरीब किसे माना जाता है? गरीबों में सबसे गरीब शेड्यूल्ड ट्राइब्स को माना जाता है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों को माना जाता है। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 43 का। ठीक है, चलें जिन क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं बताया उसे भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, या फिर इसका आप लोग क्या करते हैं कि टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बेरोजगारी का कौन सा प्रकार नहीं है? बेरोजगारी का प्रकार पूछ रहा है। तो देखें, मौसमी बेरोजगारी होती है, कृषि बेरोजगारी भी और चक्री बेरोजगारी भी। राजनीति बेरोजगारी ये किसी भी प्रकार की बेरोजगारी नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है देखें, IRDP का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, गरीबी और बेरोजगारी भारत में पाई जाने वाली जुड़वा समस्याएं हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, औद्योगिक क्रांति के दौरान कुछ बच्चों ने कितनी कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था? तो 4 वर्ष की उम्र में। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 50 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि श्रमिकों की सुरक्षा और बाल श्रम को रोकने में मदद के लिए 1938 में कौन सा कानून पारित किया गया था? तो निष्पक्ष श्रम मानक अधिनियम पारित किया गया था। फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स एक्ट को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संदर्भ में भ्रष्टाचार कहा जाता है? भारतीय संदर्भ में भ्रष्टाचार क्या किसको कहा जाएगा? तो कोई ऐसा कार्य जो कानून, नियम अथवा व्यवस्था के विरुद्ध तो नहीं है, परंतु जो न्याय अथवा सामान्य सिद्धांतों की अवहेलना करता हो। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, द पैथोलॉजी ऑफ करप्शन। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। ये पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं S गिल। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है? न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब हुई थी? तो इनकी नियुक्ति हुई थी 2019 में। ठीक है, और जो डेट है इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा डाउट है। कहीं 23 मार्च दिखाएगा, कभी 17 मार्च दिखाता है, कभी 27 मार्च दिखाएगा, लेकिन 2019 मार्च में हुआ था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, किसने कहा है कि भ्रष्टाचार संवैधानिक स्वतंत्रता का सबसे अटल लक्षण है? तो यह गिब्बन ने कहा है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था द्वारा भ्रष्टाचार पर किए गए सर्वेक्षण में 2021 में भारत का कौन सा स्थान था? 85वां स्थान था। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 61 का।
प्रश्न नंबर 62 है, देखें भारत में कौन सा विभाग भ्रष्टाचार की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है? तो पुलिस विभाग है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 62 का। ठीक है, चले जो हाल ही में आप लोगों का जांच हुआ था 2023 में या फिर 2021 में, ठीक है, उसमें पुलिस विभाग थी। देखो मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, लेकिन इतना याद है पुलिस विभाग थी, पुलिस डिपार्टमेंट था। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, देखिए भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला किस वर्ष हुआ था? तो 2011 में हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 64 का। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे हैं जो मिल नहीं पाए हैं, उसको मैंने इंटरनेट के माध्यम से खोजने का प्रयास किया। ठीक है, चले सारे आंसर बुक में से नहीं मिल पाते हैं, आप लोग भी जानते हैं। देखें निम्नलिखित में से कौन से आत्महत्या का कारण है? तो आत्महत्या का कारण है मानसिक दुर्बलता, शारीरिक दोष और पारिवारिक अशांति। ये सभी ये बुक में आपका मिल जाएगा। बाकी और चीज़ें जो ये ऐसा लगता है कि जो आपका करंट अफेयर्स की तरह जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बुक में। बाकी देखें पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्खिम ने कौन सी आत्महत्या का उल्लेख नहीं किया है? तो असमान आत्महत्या का उल्लेख इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, बाकी जो अहमवादी आत्महत्या है, प्रार्थवादी आत्महत्या और सामान्य आत्महत्या है, इन्होंने 4 प्रकार की आत्महत्याओं का उल्लेख किया है। ये बात पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है प्रश्न नंबर 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें अत्यधिक सामाजिक एकीकरण किस प्रकार की आत्महत्या का कारण है? तो ये परार्थवादी आत्महत्या का कारण है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 70 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें किस समाजशास्त्री ने आत्महत्या का सिद्धांत प्रतिपादित किया? इमाइल दुर्खिम ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये लग रहा है 100% आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस विद्वान ने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य कहा है? तो इमाइल दुर्खिम ने कहा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा जहाँ भी आत्महत्या का जिक्र होगा वहाँ इमाइल दुर्खिम का नाम मोस्टली होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखें दुर्खिम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार के आत्महत्याओं का इन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आपका क्या पूछा गया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक हिंदू समाज को व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। ठीक है, वर्ण पूछा है तो 4 वर्ण आपके होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, देखें भारतीय समाज स्वभावतः बहुलवादी है, इसको आपने आगे पढ़ा है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 79 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें राइट मिल्स एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टेटमेंट दिया गया है, संयुक्त परिवार उन लोगों का एक समूह है जो आमतौर पर एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक ही चूल्हे पर पका हुआ खाना खाते हैं, जिनके पास समान संपत्ति होती है और जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और कुछ विशेष प्रकार के रिश्तेदारों के रूप में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये भारतीय समाजशास्त्री इरावती कर्वे का स्टेटमेंट है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 81 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है, द सोशियोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स। ठीक है, पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखे हैं मुजफ्फर शरीफ। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 82 का। जब भी सोशल नॉर्म्स की बात आएगा तो मुजफ्फर शरीफ आपके राइट आंसर होंगे, इसलिए मैंने आपको बताया है सोशल नॉर्म्स, ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा, आप आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, सोशल नॉर्म्स की जब भी बात करेगा मुजफ्फर शरीफ याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, प्रसिद्ध पुस्तक फोकवेज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, लगातार ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। समनर है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। फोकवेज पुस्तक किसने लिखी है? समनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है कि संस्कृतिकरण, जो आपका संस्कृतिकरण है ये किसको बढ़ावा देता है? संस्कृतिकरण जो है सोशल मोबिलिटी को बढ़ावा देता है, सामाजिक गतिशीलता को। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो एम एन श्रीनिवास ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। ये फर्स्ट सेमेस्टर में 2024 डीडीयू में पूछा गया था आपका। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है, एस.सी. दुबे ने, जो एस.सी. दुबे हैं ये भारतीय ग्राम समुदाय के अध्ययन के लिए
संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण लागू किया? ए ऑप्शन आपका राइट है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसने किया है? एससी दुबे ने किया है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें एक बुक का नाम है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? इस पुस्तक को एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, देखें मॉडर्न इंडियन कल्चर ए सोशोलॉजिकल स्टडी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक के लेखक हैं डी.पी. मुखर्जी। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 90 का। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है। नस्ल के अंग के रूप में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कब हुई? तो वैदिक काल में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा गया है। वंशानुगत समूह की श्रेणी क्रम में व्यवस्था है, किसकी व्यवस्था है? पदानुक्रम की। बी ऑप्शन आपका राइट है, हायरार्की की। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे आपसे क्या पूछा गया है कि भारत में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये इनकम मेथड है, आय विधि है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। पूछा गया है आपका, देखें यहाँ पर इंटोलॉजिकल दृष्टिकोण होगा, यह भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया था डीडीयू में। ठीक है, मानता है कि ऐसे अच्छा थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों का एग्जाम है। आप लोग सोच रहे होंगे सर जी कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, बिल्कुल आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी सोशोलॉजी माइनर का एग्जाम दिए होंगे। हो सकता है कभी न कभी इस क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा होगा। हो सकता है माइनर का आप लोगों ने एग्जाम नहीं दिया हो सोशोलॉजी में, फिर भी आप लोगों ने कभी तो कभी पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण मानता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय समाज और संस्कृति अद्वितीय हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 97 आपसे पूछा है होमो हायरार्कियस पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, होमो हायरार्कीस पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है ल्यूई डुमा ने। ठीक है, लुई डुमा ने इस पुस्तक को लिखा है। 97 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपको खाली स्थान भरना है, तो यहाँ आपका जाति व्यवस्था होगा। ठीक है, जाति व्यवस्था के अंतर्गत समाज कई छोटे छोटे सामाजिक समूहों में विभाजित है जिन्हें जाति कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें जाति को उनके जो जाति है उनके सामाजिक प्राथमिकता के आधार पर वर्गीकृत और व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी जो जाति होती हैं उनकी जो समाज में जो उनकी प्राथमिकता है उनके आधार पर उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 99 का। आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्वेश्चन देखिए अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर अपना व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पेपर होगा फोर्थ सेमेस्टर में भी आप लोगों का माइनर का एग्ज़ाम होगा तो एक हफ्ता पहले कम से कम क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ। बाकी सारे जो यूनिवर्सिटी हैं उनका क्वेश्चन पेपर मैं देता हूँ, क्लासेस भी कराना पड़ता है, तो ऐसे में आप लोगों का तैयारी पहले से ही कराना पड़ेगा। तो कम से कम एक हफ्ता पहले आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर इस नंबर पर ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, चलें लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का नया संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 100 का। ठीक है, जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।